बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तवील माशी खराबी के बाद आज 3 अच्छी खबरें सामने आई। जिनेवा में डोनर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के हमदर्द मुल्कों ने पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पर $9.5 अरब का ऐलान कर दिया। दूसरी खबर, सऊदी अरब ने $10 अरब सरमायाकारी और डिपॉजिट बढ़ाकर $5 अरब कर दिए। और आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान आइंदा 6 माह में डिफॉल्ट से बच जाएगा। ये तीनों खबरें अच्छी हैं, लिहाजा सवाल यह कि क्या इनसे पाकिस्तान की माशी सूरत बेहतर हो जाएगी। यहां पे एक छोटी सी हिच भी मौजूद है। राना सनाउल्लाह जिनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस की रकम को गारंट करार दे रहे हैं, जबकि हमाद अजहर का कहना है ये रकम पहले से मंजूर शुदा कर्जा है। क्या ये इमदाद है या कर्जा है, और क्या इससे पाकिस्तान की माशी सूरत बेहतर हो जाएगी। हम आज के शो में यह भी डिस्कस करेंगे, जबकि पंजाब की सियासी जंग वसी हो गई। हमने तो कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे पास फिगर जो है या हमारा नंबर 186 है। हमारे पास फिगर जो है वो 179 है और हमारी कोशिश है कि वो 180 हो जाए। इनके पास जो कि इन्होंने एतमाद का वोट लेना है, इनके पास 186 नहीं है। ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें आईनी तौर पे एक ऐसा रास्ता मौजूद है जो फेडरल गवर्नमेंट ऑप्ट कर सकती है और उसे कहते हैं गवर्नर राज। वजीर आला एतमाद का वोट लेने से गुरेजा हैं। कल जो इन्होंने लेजिस्लेशन की दी आइज हैव इट कह के, तो आइज तो इनके पास पूरे नहीं थे। गिनती से इन्होंने गुरेज किया, गिनती से ये भागे रहे कि कल भी हमारे मेंबरान 20 मेंबरान इनसे ज्यादा थे, और वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से लेजिस्लेशन पास करवा के समझते ये हैं कि वो किसी भी तरीके से कुछ धांधली करके अपने नंबर पूरे कर लेंगे। नंबर पूरे नहीं होने। वो जो मोमना वहीद है जो बिक गई, उसके अलावा हमारे मेंबरान की तादाद इस वक्त 188, और कल 21 बिल पास करके पंजाब असेंबली ने साबित कर दिया कि अददी अक्सरियत किसके पास है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो MPA साहबान है मुजफ्फरगढ़ के, अननोन नंबर से उन्हें कॉलें आई, उन्हें रिश्वत की ऑफर की गई। हम आर्मी चीफ से दरखास्त करना चाहते हैं कि इन मामलात की तहकीकात होना जरूरी है। क्या वाकई PTI के लोग तोड़े जा रहे हैं, और फवाद चौधरी फौज को मुदाखलत की दावत क्यों दे रहे हैं। और कल लाहौर हाई कोर्ट की समाअत भी होगी। पंजाब हुकूमत और असेंबली अदालती हुक्म पर खड़ी है। अगर कल अदालत ने अपनी सपोर्ट खींच ली तो फिर पंजाब का क्या बनेगा। और इमरान खान के काबिल जमानत वारंट भी जारी हो गए। ये सारे सवाल हमारे आज के शो का हिस्सा होंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं रऊफ कुलासा साहब, अमर इलियास राना साहब, हबीब अकरम साहब। तीनों तारफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। आप इनका तजिया सुनते रहते हैं, आप इनको पढ़ते रहते हैं। लेकिन इनकी तरफ आने से पहले डॉक्टर इशफाक हसन साहब हमारे साथ हैं, माशी माहिर हैं। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। ये फरमाइए सर, ये डोनर कॉन्फ्रेंस हुई, फिर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई, फिर ये सऊदी अरब से कुछ हमें एक आसरा सा हुआ है, इससे पाकिस्तान के माशी जो सूरत हाल है ठीक हो जाएगी इससे? जी, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। हमने बहुत ज्यादा मिसपरसेप्शन भी यहाँ पर मुल्क में फैला दिया। देखिए, ये एक, इसको आप सोचे कि एक प्लेज है। लोगों ने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि हम आपको पैसे देंगे। ठीक है। इसमें जो बल्क है वो तो आलमी मालियाती इदारों से हमें लोन की शक्ल में पैसा मिलेगा। ठीक, नंबर 1। जो मुल्क है, जिन मुल्कों ने हमें पैसे दे रहे हैं, वो तो बहुत से थोड़े से हैं पैसे वो। ठीक। और उसमें भी ये भी होता है, जो हमने माजी में भी देखा है कि किसी ने अगर सैलाब के जमाने में टेंट भेज दिया, किसी ने सैलाब के जमाने में अगर वो कोई दवाएं भेज दी, तो इस किस्म की चीजों को भी उसकी मॉनेटरी वैल्यू मिलाकर उसी में ऐड भी कर देते हैं। ठीक। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये $10 बिलियन या $8 बिलियन जो भी है, ये कल पाकिस्तान की जेब में नहीं आने वाला है। ठीक। इससे हमें जो हमारा आज का इमीडिएट जो प्रॉब्लम है, उस पर इसके कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। और लेकिन डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस थी, तो यहाँ पे जितना प्लेज हुआ है वो तो डोनेशन का हुआ है या फिर वो कर्जा है? नहीं, डोनेशन तो नहीं है, कर्जा है ये।
देखिए, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि हम 4.2 बिलियन डॉलर आपको 3 साल में देंगे। ठीक। तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को हर साल 1 से 1.5 बिलियन डॉलर हमें वो देता है लोन की शक्ल में, जिससे हम कमोडिटी की फाइनेंसिंग करते हैं। यानी कि अगर हमने खुर्दनी तेल इंपोर्ट करना हो तो उसको इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। सऊदी अरब से अगर तेल इंपोर्ट करना हो तो हम उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तो 1 से 1.5 बिलियन हर साल हमें वैसे ही आया करता है। ठीक। तो उन्होंने 3 साल का हमें 4.2 बिलियन डॉलर बनाकर हमें बता दिया। उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो ये तो इनके जो लोन हमारे साथ चलते रहते हैं, प्रोजेक्ट लोन वगैरह, तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नॉर्मल आपका खाली ऑप्टिक्स है, रियलिटी में कुछ नहीं है। फिर कैश की शक्ल में पाकिस्तान में मैं नहीं देख रहा हूँ कि कुछ पैसे आएंगे कैश की शक्ल में। और ये जो सऊदी अरेबिया की तरफ से प्लेज है डॉक्टर साहब, इसमें आपको प्रोजेक्ट होनी चाहिए जो फ्लड से अफेक्टेड एरियाज है उनके डेवलपमेंट के लिए आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट की यहाँ से फाइनेंसिंग करेंगे। वो तो फिर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट पे आएगा, हमें तो कैश की शक्ल में तो नहीं आएगा। ठीक। जब वो फाइनेंसिंग करेंगे तो डॉलर अगर हमारे पास आएगा उस वक्त, तो वो फिर स्टेट बैंक में चला जाएगा और हमें उसका रुपये इक्विवेलेंट मिल जाएगा बजट में उसकी फाइनेंसिंग के लिए। और ये जो सऊदी अरेबिया की तरफ से प्लेज है सर, ये कि 5 बिलियन डॉलर तक रिजर्व्स हो जाएंगे डिपॉजिट्स उनके, और 10 बिलियन डॉलर्स की वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये भी आप समझते हैं कि इसका भी कोई खास फायदा नहीं है? देखिए, जो मैंने स्टेटमेंट देखा है, सऊदी अरब हमारा बड़े डिफिकल्ट मौके पे हमारी हेल्प करता रहा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। सऊदी अरब ने ये कहा है अपने जो अदारे को कि आप अभी इसकी स्टडी करो। क्या करो? स्टडी करो ठीक। कि हमने पाकिस्तान में कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है 10 बिलियन डॉलर के, तो स्टडी करें आप उसको। ठीक। तो जब वो स्टडी मुकम्मल होगा तो फिर देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर सऊदी अरब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक। और सर, ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, कौन सी मैंने नहीं देखी है सर, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। एक डिक्लेयर उन्होंने किया कि अगले 6 महीने के बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट से निकल जाएगा। ये डिफॉल्ट का जो अभी इसको खतरा है खत्म हो जाएगा 6 महीने में। देखिए, डिफॉल्ट बहुत मैं सुनता रहता हूँ कि किसी ने कहा कि ये टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया। देखें, पहले उसको डिफॉल्ट को समझना चाहिए। हमारे लोगों को चीजों को समझ नहीं होती है, बड़े टेक्निकल टर्म है। डिफॉल्ट और टेक्निकल डिफॉल्ट में मैं आपको फर्क आपके नाज़रीन को बता देना चाहता हूं कि मिसाल के तौर पे कल मैंने आपको पैसा देना है, आपका ड्यू है, तो मैंने आपको देना है पैसे। ठीक। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, मैंने कल आपको पेमेंट नहीं किया। ठीक। जब मैंने आपको पेमेंट नहीं किया तो मैंने टेक्निकली जो है वो डिफॉल्ट किया, क्योंकि मैंने वक्त पे आपको पैसे नहीं दिए हैं। लेकिन मैंने ग्लोबली डिफॉल्ट नहीं किया है, क्योंकि आप फिर मुझे 15 दिन आपके पास होगा कि आप मुझे खत लिखेंगे कि डॉक्टर साहब आपने मुझे पैसे देने थे, मेरे वापस करने थे, आपने मुझे वापस नहीं किया है। ठीक। तो मेरे पास 15 दिन और होगा कि मैं उसका आपके खत का जवाब दूं कि मैंने क्यों नहीं किया और मैं कब कर दूंगा। ठीक। तो मैं तकरीबन 1 महीना में गेन कर लेता हूं। उस 1 महीने में मैंने रऊफ कासरा साहब से पैसे लेकर आपको मैंने दे दिए। ठीक। तो मैंने आपकी पेमेंट कर दी है। अब जब रऊफ कासरा साहब की पेमेंट की जब बारी आएगी, फिर मेरे पास पैसा नहीं होगा, तो मैं यही करूंगा, फिर मैं किसी और से लेकर फिर उनको दे दूंगा। ठीक। तो अभी तक पाकिस्तान ने कोई ऐसा लोन टाइम पे वापस जो है वो किया है। ठीक। अभी लेकिन लोन लेके लोन पे किया। 1 बिलियन से ज्यादा था डॉलर का, जो हमने यूएई के बैंकों को हमने वक्त पे पेमेंट कर दिया। तो हमने तो अभी तक टेक्निकली डिफॉल्ट भी नहीं किया है। या खतरा तो ये गुंजाता रहेगा, क्योंकि जब तक हमारे पास डॉलर नहीं रवानी उसकी नहीं होगी, जब तक हमारे रिजर्व में नहीं होगा, ये तलवार लटकता रहेगा आप पे। ठीक है। हमारे होंगे चीजों को खरीदने के लिए, दवाएं के लिए एलसीडी खोलेंगे, बहुत सारे इंपोर्ट को हमने खुद ही डिस्करेज करना है कि नहीं उनके लिए हम पैसे देंगे, क्योंकि आपके पास पैसे बहुत कम रह गए हैं।
तो आपने उसी हिसाब से घर को चलाना है अपने। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफुल्लाह साहब, आपके ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी उम्मीद लगाई थी वैसे डोनर कॉन्फ्रेंस से, और आज वैसे स्टॉक एक्सचेंज पे भी उसके पॉजिटिव इफेक्ट हुए, कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, लेकिन साथ जो हमारे साहब हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं ऑप्टिक्स है, इसका फायदा कोई नहीं होगा। ये अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर इनको अशफाक साहब को, बड़े एक्सपर्ट हैं वो, इनको जानते इकोनॉमी को, हम तीनों चारों से जो बैठे ज्यादा वो जानते हैं, उनका नॉलेज ज्यादा इकोनॉमी पे, हमारा उस तरह का नहीं है। मेरी रात बात हो रही थी इनसे, सलीम मांडवी वाला साहब से, आपने बड़ा अहम सवाल किया उनसे, ये सवाल मैंने भी पूछा था मांडवी वाला साहब से कि लोन है या ग्रांट है, बड़ा जरूरी है। अब फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं सर, या डोनेशन है, ये उनसे मैंने बड़ा क्लियर सवाल पूछा, उन्होंने बड़ा क्लियर जवाब दिया। वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी फाइनेंस कमेटी को वो हेड करते रहे। उनका ये कहना था ये सारी आपकी डोनेशन है, ग्रांट है। अच्छा, मैंने फिर उनको क्लैरिफाई किया, मैं सर इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, ये तो लोन देते हैं। उनका ये कहना था कि इनके पास अब जो वेदर रिलेटेड वो आपकी हैं, पाकिस्तान क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही हैं, उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो आपको उसकी कंपनसेशन करना चाहते हैं, लिहाजा उस आगे बैंकों के जरिए वही पैसा जो है वो पाकिस्तान को देना चाहते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये डोनेशन है, ये ग्रांट है, या लोन नहीं है। अब उस डॉक्टर अशफाक साहब कह रहे हैं नहीं जनाब ये लोन है, प्रोजेक्ट लोन है, जो कि पहले मिलते रहते। लेकिन इसमें साहब इशू ये है कि ये क्योंकि डोनर्स कॉन्फ्रेंस थे, मतलब वहां पे जो भी प्लेज करेगा वो डोनेशन के लिए करेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली वो ही बात है। मैं इस पे थोड़ा सा इस पे राय नहीं दे सकता कि एक तो डॉक्टर अशफाक साहब हैं, दूसरी तरफ सलीम मांडवी वाला साहब हैं। अब ये आपस में बैठ कर नोट्स अपने एक्सचेंज कर लें कि आप डोनेशन है, कर्जा है या लोन है, एक चीज है। इस वक्त जो असल चीज है जो आपने बात की वो है परसेप्शन। बिल्कुल, ये पैसे कब आएंगे, कैसे आएंगे, साल में 6 महीनों में, ये बाद के मसाइल हैं। इस वक्त जब पूरी दुनिया की आंखें लगी हुई थी, डिफॉल्ट वाला सवाल भी बड़ा खूबसूरत उन्होंने डिफाइन किया डॉक्टर साहब ने। आपको इस वक्त अगर दुनिया के 8-10 ममालिक जो बड़े बिग पावर्स हैं या इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं, वो आपको प्लेज कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को $10 अरब देंगे। इसका मतलब कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस है आपकी इकोनॉमी पे, आपके इन्वेस्टर पे, आपके डॉलर पे। जो लोकल फोर्सेज है हमारे, जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, या इवन इंटरनेशनल जो हैं उनको बूस्ट मिलेगा, IMF को भी बूस्ट मिलेगा। जो IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात इस वक्त थोड़े से कॉन्फिडेंस आएगा, उनको आएगा कि दुनिया के इतने 8-10 ममालिक, बड़े ममालिक जो है बिग पावर्स हैं, वो पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं। इट मींस कि इनके पास इतना पैसा होगा कि अपने स्ट्रक्चर चेंज जो भी करने वो भी कर सकते हैं। और वहां से अगर आप $1-1.5 अरब डॉलर मिल जाते हैं IMF से, तो वो बहुत बड़ा मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ये रिलीफ है। लिहाजा ये उनका आगे अनाउंस करना, मतलब है वो आगे मटीरियलाइज कब कैसे होंगे बाद के मसले हैं। आपके मसले हल होने हैं जब IMF ने आपको वहां पे ट्रांच उन्होंने देनी है, वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो चीजें हैं ये अगले साल मिले, 6 महीने में मिले, वट एवर 3 साल के लिए मिले, क्या मैसेज मेरा ख्याल है हमारे लिए, मुल्क के लिए बड़ा अहम है। हम इस तरह की सपोर्ट की इस वक्त, आप इसको भूल जाएं कि इमरान खान साहब पावर में, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब पावर में, आप हैं, मैं या आमिर साहब, कोई भी हो, इस वक्त ये देखना है कि मुल्क बचाना है। अपने मुल्क बचा तो सियासत भी कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आपके जो मसाइल इश्यूज है आपस में लड़ते रहे। अगेन तो मेरे लिए मेरा ख्याल है एक बहुत बड़े अरसे बाद एक अच्छी खबर आई है आपके पास कि जिससे हमारी इकोनॉमी, स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर, दीगर वो जो है ना किसी हद तक मेरा ख्याल स्टेबलाइज होंगी चीजें। ठीक हो गया। अब फरमाइए राज से, ये वाकई स्टेबलाइज हो जाएगी इस वक्त जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, अच्छी खबर है और ये खबरें आती रहेंगी, अब IMF से भी खबर आएगी या नहीं आएगी, क्या आपका तजज़िया है? देखिए जी, 2 चीजें शफाक हसन साहब ने की, कासर साहब ने, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो बैंक्स है ना वो तो कर्ज ही है, और जो कंट्रीज हैं वो डोनेशन है। ठीक है, सीधा सा। लेकिन छह मुल्क हैं और जहां और जाहिर है, लेकिन चूंकि बैंकों के रकम तो असल बड़ी उनकी है, सिवाय सऊदी अरब के $1 बिलियन के, बाकी तो सब अच्छा। दूसरी जो हमने मिक्स कर दी गुफ्तगू में कि जी एक तरफ हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन परसेप्शन वाइज बिल्कुल ठीक कहा क्लासर साहब ने, है यही कि हमें डिक्लेयर हमारे मुल्क के अंदर डिफॉल्टर कर दिया गया है। ठीक है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को कहानी ये गई है, बहुत सारों से रब्ता होता है कि ओवरवेलमिंग PTI के साथ, वो जी पैसे हैं निकाल लें, उनको बताया जाता है कि भाई जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो जो आपका डॉलर अकाउंट है ना, फॉरेन करेंसी अकाउंट, वो फ्रीज हुआ था और बदले में पैसे मिले थे। पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो आपका रुपया खुदा ना खास्ता जो कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि डिफॉल्ट करे, तो वो जो श्रीलंका की तरह है वो टका टोकरी तो हो जाएगा। जो आज भी स्टेबिलिटी नहीं है तो हालात खराब हो रहे हैं, वो उसकी
اگلی شرط ہے، لیکن یہ نہیں ہو رہا کہ جی پیسے بینکوں سے نکال لو. یہ وہ آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہمیں ریلیف ملی ہے اس سے پاکستان کی اکانومی سٹیبلائز ہو جائے گی؟ یہ جو شرارت حماد اظہر اور فواد چودھری صاحبان کر رہے ہیں نا، بیسیکلی یہ لوگ ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بالکل قاسم صاحب کی دوبارہ نام لے کے بات کہوں گا کہ ہمیں پاکستان کیوں نہیں نظر آتا. حکومتیں یہ سارے ایک ہی جیسے خرچے کرتے ہیں، ایک ہی جیسے للے تللے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے اشتہارات ہوتے ہیں. اٹھا کے دیکھ لیں، فواد چودھری صاحب جب آئے تھے تو اشتہارات بند کیے تھے، اور جب جا رہے تھے تو آدھے آدھے صفحے کے عمران خان کی تصاویر کے اشتہارات تھے. آج پنجاب گورنمنٹ کو آپ چھوڑ دیں. مطلب اب ان سب کو وہ ایک دوسرے کی یہ دائیاں ہیں. ان کو کسی نے منسٹر کالونی سے تو نہیں نکالا، فواد صاحب کو وہیں رہ رہے ہیں. مطلب آپ کھیل اور کھلواڑ میں ملک کے ساتھ کر رہے ہیں. پاکستان کی پرسیپشن بیسٹ ہوئی ہے. آپ کے آرمی چیف اس وقت جو گئے ہیں یو اے ای اور سعودی عرب، وہ اس وقت بھی آرمی چیف عمران خان کے آنے پہ گئے تھے ملٹری ڈپلومیسی کے تحت. لیکن ایک فرق ہے کہ یہ ایک پرسیپشن ہے پاکستان کے اندر کہ آپ نے چائنا سے پیسہ مانگنا ہو، آپ نے یو اے سے پیسہ مانگنا ہو، آپ نے سعودی عربیہ سے پیسہ مانگنا، تو آپ کے پاس فوج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. آپ ہمیشہ آرمی چیف جاتے ہیں پیسے لے کے. آپ کے پاس گارنٹر کون ہے جن سے انہوں نے کوئی بات منوانی ہے، چلوانی ہے؟ تو پاکستان کے اندر بہت سارے ہم جمہوریت پسند کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ایک دم او جی فوج. بھائی آپ کی حقیقت ہے، آپ مان لیں وہ آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے یا نہیں بھی لکھی ہوئی ہے. یہاں فوج کا جانے والا آرمی چیف کہہ کے گیا کہ میں نے غیر آئینی کام کیے ہم نے بطور ادارہ، تو وہ کروائے کس سے؟ عدلیہ سے. اس میں یوز کون ہوئے؟ سیاستدان. یہ سارے ایک ہی ہے نا. سول بیوروکریسی کو ملا لیں، اگر یہ چاروں بیٹھے ہیں اور ہم سب کے سامنے آ جائیں، اس میں میڈیا پارٹ اینڈ پارسل ہو جاتا ہے. تو پھر یہ پاکستان کا آج 75 سال بعد یہ بیڑا گرک ہے کہ کوئی بندہ کسی پہ اعتبار ہی نہیں کرتا. بالکل صحیح بات ہے. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہم وہاں آگے کھڑے ہیں، وہی دنیا کے ساتھ ہم بات کرنے. ابھی سے یہ فرمائی سر پنجاب کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے واقعی جو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے بندوں کو برائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 5 MPs ہیں جنوبی پنجاب کے جنہیں 1 ارب 20 کروڑ روپے کی آفر ہوئی. پھر انہوں نے مومنہ وحید صاحبہ کا نام لیا کہ 5 کروڑ روپے ان کو دے دیا گیا. اب مومنہ وحید صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اکیلی نہیں ہوں، 20-25 اور لوگ بھی ہیں جو چوری پرویز عیسیٰ کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے؟ جی میں نے میری جو معلومات ہے وہ 17 لوگوں پر کام کیا گیا تھا، اور 17 کام تو زیادہ لوگوں پر کیا گیا تھا، لیکن 17 لوگ ایسے تھے جن سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کوئی ڈیل، کسی سے ٹکٹ کی. پیسوں کا تو میں نہیں کہتا کہ کسی نے پیسے لیے یا نہیں لیے، لیکن کم از کم ایک لطیفہ مجھے پتا ہے کہ ایک رکن قومی اسمبلی نے، معاف کیجیے گا رکن صوبائی اسمبلی نے کہا کہ مجھے DHA کے میں ایک گھر لے دیں 1 کنال کا. تو چلیے اس طرح معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. تو خیر اس طرح کے یہ لطیفے تو چلتے رہیں گے، لیکن 17 لوگوں پر کام اس کو گھر لے دیا گیا یا ڈیل نہیں ہو سکی؟ دیکھیے یہ میں اب اس کا جواب نہیں دوں گا. اچھا خیر جو معاملات اسی انداز میں اب ویسے ابھی سے مسئلہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کا بھی ایشو ہے. وہ کہتے ہیں کہ 5 بندے ہیں، بندوں کے نام نہیں بتاتے، اور آپ بھی ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں لیکن آپ نام نہیں بتا رہے، اور یہ بھی بتا رہے کہ ڈیل کس نے کی اور ڈیل مشہور ہوئی یا نہیں ہوئی. اچھا چودھری صاحب اگر آپ کو بھی نام، تو ویسے آپ کو بھی اسلام آباد میں بیٹھ کے پتہ ہے آپ ہی لے دیں پھر. آپ کو نہیں، ویسے مجھے نہیں پتا، واقعی سیریس تھے. مجھے ہوتا یقین کریں گے میں کہتا. دیکھیے بھارت کچھ لوگ جو تھے کہ جو آصف علی زرداری صاحب نے یہاں پہ آ کے کام شروع کیا، ان کی ہدایات کی روشنی میں جو کام شروع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مخصوص نشستوں پر آنے والے لوگوں کو نشانہ بنایا جائے اور انہیں کچھ کہا جائے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں. کیونکہ مخصوص نشستوں پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا ایڈریس جو تھا انہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک سابق، آپ یوں کہیے کہ وزیر نے انہیں دیا تھا. اور یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ بلکہ ان کا تو میں نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ساری جو مخصوص نشستیں تھیں علیم خان صاحب کی وجہ سے، علیم خان صاحب نے چونکہ ان لوگوں کو نامنیٹ کیا تھا تو لہٰذا یہ ان کے کہنے سننے میں تھی. تو علیم خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف سے تو دور ہو چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں پریکٹیکلی. تو لہٰذا ایک بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ خواتین کا جو کام ہے وہ علیم خان صاحب کے ذریعے ہوگا. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد چودھری پرویز الہی بھی بروئے کار آئے اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی کافی زور لگایا. تو میری معلومات کے مطابق چند دن پہلے نہیں، 4 دن پہلے تک 184 کا نمبر تھا جو حکومت کا تھا، یعنی چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ تھا. لیکن اس کے بعد دوبارہ وہ نمبر جو ہے وہ 186 ہو چکا ہے. ٹھیک ہو. اب اس میں ایشو یہ حبیب صاحب کے جنوبی پنجاب میں 9 MPs ہیں
اور ان کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے اندر، لیکن ان میں سے 2 سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، فورن لغاری صاحب سے اور اون حمید صاحب سے۔ ان دونوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی کسی طرف سے کسی قسم کی کوئی آفر نہیں۔ 3 اور لوگوں سے بھی رابطہ ہوا جس پہ انہوں نے کہا جی ہم جواب نہیں دینا چاہ رہے۔ تو یہ اب صورتحال یہ ہے کہ یا تو اگر ایسے لوگوں کو آفر ہوئی ہے تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو چاہیے کہ عمران خان صاحب ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور وہ اناؤنس کریں گے جی ہمیں فلاں فلاں بندے نے برائب کرنے کی کوشش کی یا مجھے فلاں جگہ سے نمبر آیا، فلاں آفیسر تھا، پھر تو ظاہر بات ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتی تو پھر ہو سکتا ہے واقعی ان سب کا ضمیر جاگ گیا ہو۔ لیکن یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور دوبارہ حاضر۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ رؤف پلاسا صاحب اب فرمائیے گا یہ ہو کیا رہا ہے؟ مظفر گڑھ کے 9 ایم پی ایس کا ذکر کیا تھا فواد چودھری صاحب نے، مماد اچھا تو جنوبی پنجاب میں مظفر گڑھ تھا، اور اس میں سے ان لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے نہیں کہا، لیکن فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مظفر گڑھ کے سارے ایم پی ایس جو ہے انہوں نے لپیٹ لیے۔ میں اس پہ بات کرتا ہوں چوہے بھی انہوں نے، ہمارے دوست نے حبیب اکرم صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی کہ علیم خان صاحب نے جو ایم پیز جو ہے نا صاحب خواتین اس نشست پہ، تو یہ انہی کی ریکمنڈیشن پہ تھے، وہ یقیناً ہوں گے۔ مجھے یاد ہے پرانے نا ہمارے اس پہ زخم ذرا وہ ہو گئے، ہرے ہو گئے کہ کوئی جب یہاں سے وہ ڈچ کرے نا ساؤتھ سے تو ہمیں سننا پڑتا ہے، رانا صاحب کو بھی، ہمیں سب کو وہیں سے شروع کروں، یہ وہیں سے لگا۔ لیکن جب آپ کی ریونا بانٹنے کی باری ہوتی پھر آپ کیا کریں؟ یہ آپ اپنے ان سے کہیے گا، ریسرچر صاحب سے، ہم نے اس وقت بھی کیا تھا کہ جب یہ آئے تھی حکومت پنجاب اسمبلی میں 34، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، یہ 34 ایم پیز ایم این اے جو ہیں صرف لاہور شہر سے ہیں، خواتین کی مختص سیٹوں پہ ذرا دیکھیں، میں آؤٹ آف 60 میں اگر غلط نہیں کہہ رہا، کہ آپ کے 34 آپ نے یہاں سے ایم این ایز ہوں یا خواتین ہوں، آپ نے لاہور شہر سے اٹھا کے بنائی ہیں۔ آپ کا جو صوبہ ہے وہاں پہ اس وقت میرے 38 یا 40 اضلاع ہوں گے، آپ نے باقی کوئی اضلاع پنجاب میں نظر نہیں ہے، آپ کو ایک ہی ضلع نظر آیا تھا، ایک ہی شہر نظر آیا تھا، گلبرگ نظر آیا تھا، کینٹ تھا، ڈی ایچ اے تھا۔ آپ نے تمام جو اس میں اگر خواتین تھیں آپ نے ساری کی ساری اٹھا کے آپ نے پارلیمنٹ میں بھیج دی، وہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو۔ آپ کو اس وقت مظفر گڑھ بھی یاد نہیں آتا، آپ کو لیا بھی نہیں یاد آتا، آپ کو ڈیرا، میں ویسے میں نام لے رہا ہوں مختلف، آپ کو جہلم یا اور یہاں پہ اس کو پنڈی کہہ لیں گے، اگر اس میں ہوں گے پنڈی میں سے ہوں گے یا اور سیٹیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمیشہ خاندانوں کو دے دی جاتی ہیں، لے جی شاہ محمود قریشی صاحب 2 سیٹیں آپ کے پاس ہیں، لے جی جہانگیر ترین صاحب 4 سیٹیں آپ رکھ لیں، اس طرح کر کے بانٹ دی جاتی ہے۔ آپ کو جب اس وقت میرٹ نہیں یاد آ رہا ہوتا، انٹیگریٹی نہیں یاد آ رہی ہوتی، آپ کو وہاں پہ آگے ڈسٹریبیوشن آف یہ سیٹس میرٹ پہ یا اس پہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو جب وہ لوگ ڈچ کرتے ہیں چھوڑ کے جاتے پھر آپ لوگ رولا ڈال دیتے ہیں، دیکھیں جی ہمارے سے دھوکا ہو گیا، ہمارے سے دگا ہو گیا۔ سو بےمانی کی بنیاد جو ہے ڈس آنیسٹی کی، وہ تو آپ آ کے خود رکھ دیتے ہیں سیٹوں پہ۔ ایک شہر کو، میرا کہ لوگوں کو بہت بڑی چیز ہوگی کہ ایک شہر کے 36 ایم پی ایم این اے ایک ہی اس سے آپ اس میں خواتین کیسے بنا سکتے ہیں، اور کوئی بندہ رولا نہیں ڈالتا، محض آپ کے ریفرنسز ہیں، تعلقات ہیں، جو بھی ہیں، آپ اپنے اس فیملی میں سے خواتین لے کر آتے ہیں۔ سو یہ بہت بڑی میرا خیال اس پہ بھی لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ دلچسپ بات ہے یہ جو مخصوص سیٹوں پہ خواتین آتی ہے، ویسے خواتین آنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جو نمائندگی کم ہے پاکستان میں، اس کے باوجود کہ ہیں خاصی لیکن اس کے باوجود بھی کم ہے۔ لیکن جب یہ خواتین کو لیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ 5 سال کی اسمبلی ہو، 4 سال کی ہو، 3 سال کی مکمل خاموشی ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون کون سی خاتون مخصوص سیٹ پہ۔ جب اس قسم کی کوئی تبادلہ ہونے لگتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو پھر بہت سارے نام آتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہماری ایم پی اے تھی، وہ یہ ہماری ایم این اے تھی اس وقت۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جب جوڑ توڑ ہوتا ہے اس وقت یہ سامنے آتا ہے۔ یہ بڑی اہم آپ نے بات کی، میں عامر صاحب مجھ سے پہلے زیادہ کرتے ہیں پارلیمنٹ کو، میں نے 2002 کے بعد کور کرنی شروع کی۔ آپ ان کو اٹھا کے لیں، ڈیٹا اٹھا کے لیں، نو ڈس رسپیکٹ ٹو ایوری ون، ہم تمام خواتین کی عزت کرتے ہیں، آپ نے بالکل کہا کہ ان کو آنا چاہیے، لیکن جب یہ آتے ہیں موسٹلی فیملیز کی خواتین آتی ہیں جو بالکل صرف آ کے حاضری لگانی، الاؤنس لینا، تنخواہ یا ان کا ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے خواتین کا، یہ جو میل یا آپ کے وزیر ہیں دیگر لوگ ہیں یہ لے لیتے ہیں، جی آپ کو کون سال کا ہے۔ ان کا رول اٹھا کے دیکھ لیں، معاشرے میں اس انگلیوں پہ گن سکتا ہوں، حالانکہ اچھی خاصی بڑی تعداد میں 3 4 5 سے زیادہ خواتین نہیں ہوں گی جو رول پلے کرتی ہوں گی، جو نظر آتی ہوں گی پارلیمنٹ میں بول رہی ہیں یا اس میں ایک اس لا وحید صاحبہ کا نام آپ نے پہلے سنا تھا کبھی؟ میں نے ویسے کیونکہ یہ اس وقت مجھے یاد ہے یہ نا ٹرولنگ کرتی ہوتی تھی جو اس پی ٹی آئی کے لوگ ہوتے تھے نا، جس میں جو ان کو نہیں پسند آتے تھے اپنے ویوز کی وجہ سے، تحریروں کی وجہ سے، آج ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ ہماری مومنہ بہن جو ہے نا، میں اب اس میں کیا کہوں، میں بھی ان کا وکٹم رہا ہوں کسی حد تک، تو میں نے خیر کبھی آج وہ خود وکٹم ہے، مجھے ہمدردی ہے ان کے ساتھ، پوری کی پوری ہمدردی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے تمام وہ لوگ، آپ ہوں، میں ہوں، میں سے نام لے رہا ہوں، سب کو سناتی تھی اور اچھا خاصا سناتی ہوتی تھی اس پہ۔ آج وہی رویہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے اگین ان کے ساتھ ہمدردی
बाद ये नहीं होना चाहिए। ट्रोलिंग शुरू होगी। अच्छा, ये ट्रोलिंग खुद भी करती रही है, मैं फिर कह रहा हूँ, और अगर नहीं होना चाहिए था वो चीजें हो जाती हैं, फेयर ना। सो ये जो सारा कुछ इनका कल्चर डेवलप कर दिया गया है ना इसका, कि आपने वही खवातीन लानी है जो आपको पसंद है, जो मेरिट नहीं है, एक ही शहर से आपने भर देनी। और आप वाली बात कि जो ही फिर उसके बाद होता है। अच्छा, हमें उस वक्त पता चलता है ये खतून भी थी यार यहाँ पे, ये भी पीटीए में थी, ये भी फलां थी। राना साहब, वैसे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आसिफ अली जरदारी साहब के पास कितने एमपीएस हैं वैसे इस वक्त? अच्छा, वो चूंकि साउथ पंजाब से शुरू हुआ तो मेरा बखर शहर है, और मेरा ख्याल है आपकी गलत छेड़ दी मैं। नहीं, डॉक्टर अफजल ढांडला जो पीटीआई में वाया नैब गए थे, ठीक, और फिर वाया रजीम चेंज गए थे, फिर वो जहांगीर तरीन, और फिर ये इस वक्त आज महाज के ज्यादातर लोग किसी और तरफ नहीं, वो उस महाज में भी नहीं थे, ये पक्के बगैर महाज से चले गए, को दबाव डाल के, और वो फिर सबसे पहले वापस भी हो गया। वो 20 उन एमएनएज में से हैं जो बैठे हैं, और ना हमारे बकर डिस्ट्रिक्ट से खवातीन को लिया गया। मतलब चलें, ये दुखड़ा छोटे, लेकिन मैं चूंकि अभी बकरम साहब हाइपोथेटिकल ज्यादा बात हो रही थी, नाम नहीं नंबर है, तो पीएमएलएन ने ये सोचा है ना कि 197 हमने वोट लिए थे हमजा पे, और जितने ज्यादा लिए वो भी हमने नाअहल करा लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो रीराइट आइन किया खुद 63A लगा के, उसके अंदर नई शिकें डाल के, तो वो क्यों शो करेंगे अब आपको कि जी कौन कौन किस चिड़ियाघर में और किस मुर्गाबी में बैठ के कहां बैठता है, किस पार्टी का है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि जो बैठने वाले हैं वो काफ लीग के भी हैं, वो पीटीआई के भी हैं। कॉफ लीग के भी? मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी इतला है, अगर ये इतला है ना कि घर मिल रहा है, के भी घर अगर मिल रहा है किसी को, तो फिर ये लोग भी हैं जिनको जाहिर नहीं किया जाएगा, उन्हें इस वक्त पूरे नहीं करने। वो परवेज इलाही साहब को और इमरान खान को, परवेज इलाही साहब को गिराना है। अगर 85 हुए तो वो कितने शो होंगे? 3-4, जिनमें से 2-3 को ये मानेंगे कि जनरली वो बीमार हैं या कुछ है, 1-2 के खिलाफ, और कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से पाबंद एतमाद के वोट का अब आया। लेकिन अगर वैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, अगर मतलब जैसे उन्होंने मोमना खातून को आइडेंटिफाई कर लिया, और उसको अगर ये कहते हैं पार्टी कि आपने फलां तारीख को जाके वोट देना है, और उस दिन अगर वो गायब हो जाते हैं तब भी उनके खिलाफ ये लगता है। नहीं, अब एतमाद के वोट के लिए कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बस कोई सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला नहीं है। अगर ऑर्डर किया जाए, नोटिस नहीं दे आइन और कानून में कोई एतमाद के वोट में आप वो अदम एतमाद पे लिखा हुआ है, और बजट के ऊपर लिखा हुआ है, वो वहां लिखा हुआ है। अच्छा, फिर नई सूरत जो आप कह रहे हैं ना जी कितने लोग हैं, और अलीम खान को आज गिनते हैं, तो जहांगीर तरीन को आप क्यों साउथ पंजाब से माइनस कर देते हैं? साउथ पंजाब के लोग, वैसे उनकी वही दोबारा आऊंगा, सलमान शहबाज साहब के साथ मुलाकात हुई, एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो हमेशा से साउथ पंजाब में वफादारी बदलती है, उनकी डिमांड पता क्या है? कि हम आपके साथ तैयार हैं। नहीं, मैं सर मैं खुद उतर हूँ, लेकिन नहीं, आप के 4 सीटों पे इलेक्शन नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। इशू ये है कि वो जो सेंट्रल पंजाब है तुम्हारे बिकाऊ नहीं, अलीम खान को पहले जिक्र किया, फिर तरीन को किया। मैं ये कह रहा हूं कि वो 50-60 लोग एमएनए एमपीए हैं जो जिनको उन्होंने जवाब देना होता है, जिनको पहले घेर के इधर डाला गया था। ठीक है, वो वापस आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा है आप फैसला इमरान का करा लें, हम ओपनली आ जाएंगे सामने कि वो इलेक्शन में होगा या नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ, आर्मी चीफ की मैं जिक्र कर रहा था, वो इस तरह नहीं गए कि जी जनरल बाजवा जो पैसे लाए थे ऊपर से गिरे और छलनी में गिर गए। ये तजर्बा हो चुका ना। आप मुल्क चलाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, वो जो पैसे आने हैं वो इस मुल्क में नए इलेक्शन पे नहीं खर्च करना किसी ने। ये जो हो रहा है ना कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा ना, डिफॉल्ट कराने के लिए पैसे मांगने गए हैं। बड़ी कंसिडर्ड बहस के बाद हर तरह से तय हुआ है कि जी इलेक्शन नहीं होने, आपको मुल्क चलाना है। नहीं, इलेक्शन इस साल होने में, मैं इस साल का लफ्ज नहीं, इलेक्शन अभी नहीं हो रहे, नहीं अभी से, और तो ना कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है, अक्टूबर में नहीं हो रहे, ना टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है और ना बुरी गवर्नमेंट आ रही है। ठीक है, तो फिर वो बंदे का बच्चा बन के इस मुल्क को चलाना पड़ेगा। ये फिर गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगी आपको, मतलब ये सारी चीजें आगे आगे पर्थ खुलते जाएंगे, और पंजाब भी 20 दिन का फैसला, पंजाब का भी 20 दिन में फैसला हो जाएगा। पंजाब का क्या मसला फैसला, मतलब गवर्नमेंट होगी को किसकी होगी? नहीं, वो तो हो सकता है कल हो जाए। नहीं, कल तो हाई कोर्ट के एक फैसले पे खड़ी है पंजाब असेंबली भी, गवर्नमेंट में उसमें टेक्निकल अगर सीढ़ी खींच लेती है, लेकिन आप ध्यान में रखें कि गवर्नर राज, वो जो अकरम शेख का मैं हमेशा उर्दू तर्जुमा यूज करता हूँ, कुव्वत नाफजा जिसके पास होना वही गवर्नर राज लगा सकता है। ठीक है, वो आप समझ ले कहाँ है वैसे। आज रेंजर गए, खुल गया रास्ता। शहबाज गिल को नहीं दे रही थी प्रिजन, डडियाला वाले रेंजर की एक गाड़ी गई है, वो बैठ के हॉस्पिटल पहुंच गए।
तो आपका ख्याल है कुव्वत नाफजा जो है वो एक्टिव हो चुकी है? नहीं, वो अपनी जगह फैसले कर चुके हैं। फैसला कर। वैसे अभी से ही फरमाइएगा, ये कुव्वत नाफजा से याद आया कि ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमें मुसलसल कॉल्स जा रही हैं अब हमारे एमपीएस को, और कुछ लोग एक्टिव हैं। फिर जो मोनस लाई साहब ने कहा जी मेरे दोस्त को उठा लिया गया, अब वो दोस्त आया कोई एमपीए तो है नहीं जिसको उठा लिया गया। तो ये फरमाइए, वाकई पंजाब के अंदर कोई इस किस्म की इंजीनियरिंग हो रही है जिसका इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं? जी बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और इस तरह के बिल्कुल बहुत सारी चीजें सामने हैं इस वक्त, और बहुत ज्यादा कॉल्स आई थी। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे एमपीएस जो है उन्हें अगला इलेक्शन भी नजर आ रहा है। उन्होंने कॉल किसने की थी? देखें, कोई शख्स भी कॉल कर सकता है। राणा साहब कॉल करके कह सकते हैं अंग्रेजी में ब्रिगेडियर राणा बोल रहा हूँ, और आपने इमरान खान साहब को वोट नहीं देना। सर इसका कोई evidence नहीं है। वो एक आई थी ना, आप अननोन नंबर सेव करके उससे कॉल करें तो नाम ही अननोन जाएगा। अननोन जाए। जी फरमाइएगा। जी तो जी साहब। भारत जी, अननोन नंबर से जो है वो कॉल्स आई हैं यहाँ पे, और इस वक्त और काफी मायूसी भी हुई अननोन कॉल करने वालों को। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें अगला इलेक्शन भी नजर आ रहा है। तो अगला इलेक्शन जब जिसे अगला जाके इलेक्शन लड़ना है, वो क्या इस वक्त कोई इस तरह की हरकत करेगा, ये एक काफी मुश्किल बात है। तो लेकिन अगर कोई करना चाहे तो जाहिर है उसको रोका तो नहीं जा सकता। उसके बाद फिर ये पॉलिसी अपनाई गई बाकायदा तौर पे कि किसी तरीके से वेज क्रिएट किया जाए बिटवीन इमरान खान एंड परवेज इलाही, और उस हवाले से डिसइंफॉर्मेशन हो सके उसको जरा जवाब दी जाए। ठीक। अच्छा, मैं अभी से मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन सवाल आपके पास ही छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो कॉल्स वाली थी अननोन नंबर से कॉल, ये पिछली गवर्नमेंट के इमरान खान साहब के दौर में होता था, क्योंकि मुख्तलिफ एमएनएस और एमपीएस मुख्तलिफ ऑफिसर्स के तकसीम थे, और उन सबको कॉल करके कहा जाता था जी आप असम्बली आ जाएं, अब आप असम्बली ना जाएं, अब आप वोट दे दें, अब आप वोट ना दें। अब अगर सूरत चेंज हो गई है तो अब किसी को अननोन फोन से फोन करने की जरूरत नहीं है, वो जाके एमपीए के साथ मिलेगा। अब अगर एमपीए या एमएनए कह रहे हैं कि हमें अननोन कॉल्स आ रही हैं अननोन नंबर से, तो फिर ये फिक्टिशियस सा हो जाता है सिलसिला, क्योंकि अगर आपने चेंज करना है तो फिर आपके लिए मुलाकात जरूरी है, फोन से तो काम नहीं हो सकता। थोड़ी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अभी से ये वाकई फोन आ रहे हैं और फोन पे ऑफर हो रही है कि आप हमसे इतने पैसे ले लें, या फिर आपको उठा लिया जाएगा, या आपने ये करना है, और तारफ करवाया जाता है बाकायदा। मसला ये है कि हम बहुत सारे जो अपना तजिया करते हैं, दरअसल वो 9 अप्रैल 2022 से पहले के तजुर्बात की रोशनी में करते हैं, और 9 अप्रैल 2022 के बाद जो आने वाली तब्दीली है उसको हम नहीं देख रहे। हम चूंकि पुराने वो हम के जी हार चुके, लुट भी चुके, मर भी चुके, मोहब्बत है कि वही अंदाज पुराने मांगे। बात यह है कि सियासी हालात बदल चुके हैं, और उन हालात की डीलिंग के लिए नुस्खे और हरबे वही पुराने हैं। यहां पे तो माशाल्लाह चिटों पे नाम भी नहीं तब्दील किए जा रहे। मतलब साहिवाल के एक तो ये बाकायदा नहीं, अब देखें अननोन कॉल से फोन से कॉल करके पैसे की ऑफर की जा रही है, या फिर डराया जा रहा है लोगों को। अब देखिए, बात तो यह है कि जो डर जाए या लालच में आ जाए, दोनों सूरतें ही हैं, लेकिन कोई क्यों डरे और क्यों लालच में आए? उसे अपनी जिस वो इज्जत बनाने के लिए आया था यहाँ पे, और अब वो वापस जाए और उसका अंजाम उन लोगों जैसा हो जाए जिन्होंने असेंबली में वफादारी बदली थी, तो क्यों करेगा? कोई 5-7 करोड़ के लिए क्यों करेगा, या कोई छोटे मोटे मुकदमे के लिए क्यों करेगा? अच्छा, अब अभी से ही बताएं, कुछ लोगों के नाम है आपके पास कि जिनको कॉल्स आई और जिन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि ये देखें हमें कॉल आई थी और हमने इनकार कर दिया? एक का नाम तो आज खुद लिया, फवाद चौधरी साहब ने। नहीं, वो फोन बंद करके चले गए हुए हैं, वो अवेलेबल नहीं है इस वक्त। अच्छा देखिए जावेद चौधरी साहब, मैं आपकी सहाफियाना तजस्सुस नियाज साहब की बात कर रहे हैं ना सर आप? जो उन्होंने नियाज का नाम लिया, फवाद चौधरी साहब ने, नियाज साहब ने अपना फोन बंद किया और गायब हो गए, तो आप बताइए। देखिए, हम सब सहाफियाना तजस्सुस की, मैं तो बिलखुसूस आपके तजस्सुस की तो बहुत दाद देता हूं, लेकिन ये जो सिंध हाउस में लोग इकट्ठे हो गए थे, वो क्या
उनके दरमियान वो कौन सी मकराजी कशिश थी जो उसको छोड़े, ये पंजाब पे बात कर रहे हैं सर, वो तो चैप्टर ही क्लोज हो गया ना। अब पंजाब पे बार बार ये कहा जा रहा है, इमरान खान साहब बात, सबसे पहले इमरान खान साहब ने कहा था खुदा रहा ये पोलिटिकल इंजीनियरिंग बंद करें, उसके बाद फवाद चौधरी, अब पूरी पार्टी की लाइन लगी हुई। शरअ जदीद ने इस्लामाबाद में जो कुछ अरसा पहले तक हराम करार दिया था, मैं उसको इस्लामाबाद में हलाल, लाहौर में हलाल करार दे दूं। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे? नहीं नहीं, मैं देखे इशू ये है ना, आप तो अभी साहब इशू ये है, एक इशू उस साइड पे, अब जब उस पे आएंगे तो डेफिनेटली उस पे बात करेंगे। गलत हुआ था, नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान को इससे आगे निकलना चाहिए, लेकिन ये जो अब लाहौर में हो रहा है ये उससे ज्यादा खौफनाक। राशि ये फरमाइएगा, वैसे आप रुकिएगा अभी सर, राशि ये फरमाइएगा, वाकई कोई है लेन देन और पैसे दिए जा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान में इसके बगैर कब काम होता है, ले दें। अब बात वो है, वो कोई नया मीडिया हाउस आए ना और पता लगे कि मार्केट जर्नलिस्टों की बहुत अच्छी है और पैसे मिल रहे हैं, और जिसको नहीं आती तो वो कहता यार गाल सुन क्लास साहब एक बार फोन जरूर करना तो मैं स्पीकर फलाने में सुना देना तो मेरे पैसे बच जा सकते, तो ये काम होता है। तो ये जो इमरान खान साहब को, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो कहीं से कॉल नहीं आ रही, ये अपने काम निकलवाने हैं, रेट लेने हैं, जिनके साथ तय है उन्होंने सारों को इतना शो भी नहीं करना। अगर ये इत्मीनान का वोट होना है तो फिर 185 पे रुक जाएगी ना बात। तो इसका मतलब जो अबीब अकरम साहब कह रहे थे ना अभी कि 184 थे और अब 86 हो गए हैं, तो मैं आपको उसके पीछे सिर्फ एक डिजिट कह रहा हूं कि 185 पे रोक दे बात, तो बात नए सीएम की तरफ चली जाएगी। ठीक, अब देखिए 187 हैं, हाँ जी, और 187 में से मोमना वही तो गई, 186 रह गए, अब उनमें से एक आपने वोट आगे पीछे। मैं ये कह रहा हूं कि आगे पीछे बहुत सारे हैं, लेकिन वो आखिरी वक्त में तय होगा कि ओपन किसको करना है। ठीक है, सारों को ओपन नहीं किया लेकिन जाएगा। उसके लिए एतमाद का वोट जरूरी है ना। अब अगर एतमाद का वोट नहीं ले रहे चौधरी साहब, हाँ, तो आप तो आपके उसके पास लिए 50 भी आ जाए तब भी एक तो ऑप्शन दिया ना गवर्नर राज का, और बाकी ऑप्शंस आएंगे सामने, लेकिन मेरे सामने 20-22 दिन से ज्यादा की ये कहानी है नहीं। फैसला हो जाना, ये मुल्क यूं नहीं चलेगा कि आप पंजाब जैसे सूबे को गवर्नर राज तजर्बे पे लगाए रखें। और गवर्नर राज के ऊपर मैंने कह दिया है कि वो जो आप, मतलब मैं उस बात को कह रहा हूं जो मैंने अपनी इस्लामाबाद की यहाँ की जिंदगी में बराह रास्त गवर्नर राज लगते देखे, वापस होते देखे, ये अदालतें भी देखी हैं, इन अदालतों को इंडोर्स करते भी देखा है, सब कुछ देखा है। यहाँ मतलब वो जो आता है ना कि जी वो तो पंजाब असेंबली करारदाद पास करे, नहीं, वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी पास कर सकता है। उन्होंने काम चलाना है ना 6 महीने का, अगर तो वो चल जाएगा अगर ये फैसला होना है, लेकिन ये फैसला अब होना है। अब देखिए मुश्तरका इजलास प्रेसिडेंट साहब उसकी इजाजत नहीं दे रहे, ये भी ज़हन में रखें। अब वो मैं फिर अपने तौर पर आपको कहूँ, ये दिन चला है ना, एक तारड़ साहब से मैंने पूछा, आदम नदी तारड़ से, सेशन क्यों? उन्होंने कहा जी हमें सदर को आप पता था, उस वक्त जब पहला इजलास बुलवाया और उसने 8 दिन पहली दफा भी रोक के रखा, चेक करता रहा कि क्यों है, तो हमने तो कोई एजेंडा रखा ही नहीं था, बस सिर्फ एक तकरीर की बताई थी बात, उन्होंने बुला लिया। इन्होंने इतने दिन इसीलिए रखा कि ये हमें कानून साजी में रुकावट डालेंगे सदर साहब। अब इन्होंने मीडिया के प्रेशर पे आके कि जी इतने अलाउंसेस जा रहे हैं, सेशन जब डबल चल रहा होता है, वो खत्म किया, सदर साहब ने वही काम शुरू कर दिया। वो वैसे तो कहते हैं, तो अब वैसे कैसे मैं सदर पाकिस्तान, लेकिन वो पीटीआई के वर्कर से आगे तो नहीं है। सदर कॉल नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? नहीं, वो फिर उसके बाद तो बहुत सारे उसके इलाज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं, वो दोबारा रिक्विजिशन चली गई है। ओके, क्लास सर ये फरमाइए सर, ये जो पंजाब का ऊंट है ये कैसे, किस करोड़ बैठेगा, ये होगा क्या? क्योंकि जाहिर है 60% आबादी पाकिस्तान की पंजाब के अंदर है और पंजाब पिछले 8 महीनों से चल नहीं रहा, वहां पे अमलन जो है, गदर है, जंग है, तो ये सारी सूरत में पाकिस्तान कैसे चलेगा फिर? अभी ये बात हो रही थी लेटर नोट, मकान की बात हो रही थी कि जो सीरियस है उनको मकान दिया जा रहा है। तो मुझे याद है, मैं अगर पीपल्स पार्टी का नारा था ये रोटी कपड़ा मकान, अगर वो और रोटी कपड़ा नहीं कर सके, अगर मकान का बंदोबस्त करके दे रही है, रोटी कपड़ा बंदा खुद बंदोबस्त कर ले, वो खुद बंदोबस्त कर, मकान है ना। अगर आप, और आपको याद होगा जब जरदारी साहब वो बन रहे थे, मेरा ख्याल है यहाँ पे उस वक्त सदर बनने के बाद, उस वक्त बड़ी आई थी, ट्राइबल एरिया के लोगों को कुछ बहुत सारे जो थे बंदूकें भी दी गई थे, मकान भी दिए गए थे, विलेज भी दिए थे। सो जरदारी साहब अगर मकान का बंदोबस्त कम से कम करके दे, या रोटी कपड़े को छोड़ दे, तो वो आप वाली बात कि खुद भी बंदोबस्त बंदा कर ले, घर मिल जाए तो मिल रहे, उनको लेने चाहिए। सर 2-3 चीजें, मेरा ख्याल पंजाब का जो क्राइसिस आपने बात की, पंजाब पाकिस्तान के लिए वही है जैसे दिल्ली के लिए पानीपत होता था कि आपने पानीपत की में आपने जंग जीतनी है तो दिल्ली पे आपका पूरा हिंदुस्तान, आपको पूरा हिंदुस्तान। सेम पंजाब के बारे में 100 आपकी मेरा ख्याल 44-48 सीटें हैं, आप पंजाब से जीतते हैं, सबसे बड़ा सूबा है, तो आपकी मरकज में आती है, इसीलिए लड़ाई हो रही है। अगर आप देखें एस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की जो आपने इंटरव्यूज किए हैं, और इतने बड़े इतने उसमें बिग इनकशाफात, वैसे कॉलम ही है, सॉरी इंटरव्यूज के मुलाकात की बुनियाद पर जो आपने किया, आपने लिखा सारा, और जिसे पूरा सिनारियो पॉलिटिक्स का डिबेट का जरा चेंज हुआ है, तो वो लड़ाई कहां से शुरू हुई है?
वो तो यहीं से आपकी पंजाब से शुरू हुई है, बुज़दार साहब से शुरू हुई कि फौज चाह रही थी, अब बुज़दार साहब को चेंज करें, और बंदा लेकर आए, वो कह रहे खान साहब को मैं नहीं लूंगा। जहां तक तजर्बे की बात है, अगर पंजाब 3.5 साल बुज़दार जैसे बंदे का तजर्बा बर्दाश्त कर गया है, तो बाकी तजर्बे जो है तो वो भी एंडोर्स कर लेगी। लिहाजा दोनों कुव्वतों की कोशिश है इस वक्त, इमरान खान साहब की भी है और यकीन शहबाज शरीफ साहब एंड इनकी कंपनी की भी होगी कि अगले इलेक्शन से पहले पंजाब हमारे ही कंट्रोल में रहना चाहिए। पंजाब इसी में में एक सारी इशू लड़ाई और भी है कि वो इमरान खान साहब बड़े सीरियसली इस चीज को ले रहे हैं कि ये जो चौधरी साहबान हैं इन्होंने लूटमार शुरू की हुई वहां पे, वो बल्कि खासा उन पे नाराज हुए कि 3,000 अरब 300 अरब उन्होंने कहा 300 अरब रुपए आपने, बल्कि 3,000 है मेरा 3,000 अरब रुपए उन्होंने कहा जी आपने 300 कर अरब दिए। वो जो मनी बहुत दिन गुजरात के बात ये है कि 500 अरब थे, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं 3,000। बहुत सारे लोग उस वक्त इसके गवाह हैं जिन्होंने रिकॉर्ड पे भी कहा, जब वो इमरान खान साहब के पास जाते थे कि बुज़दार साहब के दौर में ये कुछ हो रहा है, तो वो उस वक्त भी इग्नोर करते थे। ये भी आपके पार्टनर हैं सर, आपके इनका भी हक बनता है। पहले साउथ का बंदा अगर लूट डाल गया तो थोड़े सेंटर के बंदे को करना था। खान साहब के लिए ये बात तय है, अगर उन्हें करप्शन में मसला था तो बुज़दार साहब को करप्शन में भी होना चाहिए था। अगर इनको वहां कोई मसला नहीं था, वहां पे फराग हो कि आपके मनी का, बल्कि शफकत महमूद साहब ने जब कहा ना कि पंजाब में क्या हो रहा है, बड़ी करप्शन हो रही है, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि आपको कराची की करप्शन नजर नहीं आती। वो नजर नहीं आती। सो अगर आपको उसको बुज़दार साहब को करप्शन में मसला नहीं था, जब पूरा गैंग चला रहा था वहां पे, उस पर मसला नहीं था, तो चौधरी साहबान का अगर उनका दौर लग गया, मे भी आखिरी दौर हो, फिर पता नहीं बनते हैं नहीं बनते, उनको भी बर्दाश्त कर लें इमरान। आप उनको भी बर्दाश्त करें, मतलब उनको भी आपने बर्दाश्त किया। उनको चोर डाकू आप कहते थे, हमने तो नहीं कहते, पंजाब को सबसे बड़ा डाकू समझ के आपने उनको दिया था, और आप उस चौधरी साहबान आपकी तवक्कुआत के मुताबिक लूट रहे हैं। डाकू का लकब जो आपने दिया था वो साबित कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है इनको तो शिकायत नहीं करनी चाहिए थी कि जो लकब दिया था उसके मुताबिक ही वो तवक्कुआत पे पूरे उतर रहे हैं वो। अभी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फरमाइएगा। जी मैं वो बता रहा था कि जब रिकंसिलिएशन होने लगती है या मामला जिस तरह मकान की बात हो रही थी, लाइटर नोट पे मैं आपको बताता हूँ, एक मामला इस तरह भी सुलझ गया कि साउथ पंजाब में एक तहसील का एसी चेंज करवाना था, वहां पे चीजें ठीक हो गई थी। कैसे जी, थोड़ा डिटेल बताइएगा। वैसे वक्त खत्म हो रहा है। एक रुकने असेंबली जो थे ना, वो कह रहे थे कि बिल्कुल चौधरी परवेज इलाही साहब को वोट नहीं डालूंगा, हरगिज नहीं डालूंगा, बिल्कुल नहीं डालूंगा। लेकिन वो बाद में जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने कहा कि फिर आप ऐसा करें कि फलां तहसील का एक असिस्टेंट कमिश्नर चेंज कर दें, फलां बंदे को लगा दें, तो फिर ठीक है। तो वो ठीक हो गया मामला। तो आपका ख्याल इस बार भी इस तरह सेटल हो जाएंगी चीजें? अब मतलब हो रही है, चीजें हो रही हैं अभी तक तो। कॉल्स है ना, ठीक हो गए। कौन सा आपने कोई फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।